इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मंगलौर दौरा है। सीएम धामी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धामी मंगलौर के लिए बारेडी में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में करेंगे जनसभा। धामी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी होंगे मौजूद और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी मंगलौर में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंगलौर में दौरा है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे मंगलौर में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 3 वर्षों में प्रदेश के मुखिया ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनकी चर्चा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है। सरकार के फैसलों की तारीफ की जा रही है। दावा है कि यहां बने समान नागरिक संहिता कानून को केंद्र सरकार बाद में पूरे देश में लागू कर सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए, लिहाजा इस बात की चर्चा तेज है कि राज्य के लिए सीएम धामी ने इन वर्षों में कितना काम किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सीएम धामी का केंद्रीय स्तर पर कद यूं ही नहीं बढ़ रहा। इसके पीछे की वजह है उनके कई अहम फैसले और ऐतिहासिक फैसले। देवभूमि की धामी सरकार ने 3 साल में 68 अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ फैसलों की चर्चा पूरे देश में भी हुई है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं। और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में। 3 साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। इस रिकॉर्ड के साथ ही दबी जुबां में सवाल भी पूछे कि पहले कभी मंत्री नहीं रहे, लिहाजा सरकार चलाना उनकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अब जब 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो 3 साल के कार्यकाल में धामी ने न केवल राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया बल्कि कई अहम फैसलों से देश भर में धमक बना डाली है। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ। देश के कई राज्य उत्तराखंड सरकार के फैसलों को अपने राज्यों में लागू करने पर मंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं फैसलों की वजह से धामी की तारीफ भी कर चुके हैं। सीएम धामी के इन्हीं फैसलों की वजह से पार्टी ने पहले विधानसभा चुनाव और बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के स्टार प्रचारकों में जगह दी। पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के सीएम धामी दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव प्रचार किया। महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है।
गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, चाहे आज वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या हमारा एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन हो, उस सब पर काम हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार की ओर से ताबड़तोड़ 68 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें कॉमन सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून, महिला आरक्षण जैसे फैसलों में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। उत्तराखंड सरकार के कुछ फैसलों को पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। बहुत अच्छा रहा और यूसीसी बिल वो पास किया उन्होंने, उसका भी अच्छा वो रहा और अच्छा रहा 3 साल का कार्यक्रम का, प्लान का भी उनका बढ़िया वो था। बढ़िया है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा गया। अभी उन्होंने जो 4 धाम परियोजना का भी काम उनका बहुत बढ़िया चल रहा है और ये यूसीसी वाला भी जो बिल है वो भी बहुत बढ़िया। बाकी का आप देख रहे हैं कि लोकल में जो विकास हो रहा है, जो आप ये पीडब्ल्यूडी के, नगर निगम के जितने भी ये कार्य काम है वो हो रहे हैं, वो टाइम से हो रहे हैं। बाकी का आगे देखते हैं, 2 साल और बचे हैं और कितने काम करते हैं। धामी जी से उत्तराखंड की जनता को बहुत सारी आशाएं थी, जिसको उन्होंने जो है अक्षरश जो है पूरा किया है। मैं ये कहूँगा कि 100% उन्होंने पूरा किया है। पलायन की समस्या हो, चाहे हमारे उत्तराखंड में उपजने वाले जो है मिलेट्स हो, और यूसीसी बिल तो जो है ही, वो मील का पत्थर जो है वो तो पूरे देश में ही लागू हो जाएगा जब यहाँ पे होगा। तो धामी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड सरकार का सबसे अहम और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहने वाला फैसला कॉमन सिविल कोड रहा। धामी 2.0 कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर फैसला लिया गया। नकल विरोधी कानून बनाकर पारदर्शी भर्ती परीक्षा सिस्टम तैयार किया गया। उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून को गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों तक ने अपनाया। केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को लागू किया। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने को सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया। जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। हर व्यक्ति को समान अधिकार का नारा भी हमने इसमें एक प्रकार से उसकी सफलता की ओर हम बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर जबरन धर्मांतरण का एक परिपाटी सी बन गई थी। देवभूमि का स्वरूप इससे भी विघटित होने का प्रयास हो रहा था। लालच देकर गरीब लोगों को जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पहली सरकार हमारे राज्य की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इसमें बहुत कठोर कानून इस रूप में बनाया है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया है। और मैं कह सकता हूँ 3 साल बेमिसाल देवभूमि के अंदर लिए गए सारे निर्णय से पूरे भारतवर्ष के अंदर उसकी चर्चा हुई है और उन्हीं निर्णयों को जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये धीरे धीरे अनेकों राज्यों में इनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हम सबके लिए एक हर्ष का विषय है। कांग्रेस को जनता आईना दिखाती है समय के साथ साथ। 5 सीटें हार गई हैं। विकास, अच्छे कार्यों का विरोध करना है कांग्रेस का अभिशाप बनता है और अच्छे कार्यों का समर्थन करने का नैतिक बल कांग्रेस के अंदर रहता नहीं है और इसीलिए जनता यथासमय उनको सबक सिखाती है। 3 सालों के कार्यकाल में सीएम धामी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उनमें कॉमन सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून, राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का फैसला, महिलाओं समूह को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण, 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, नई खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, 19,000 पदों पर भर्ती कराने का लक्ष्य, काठगोदाम से हनुमानगढ़ी तक रोपवे का फैसला, जोशीमठ में भी रोपवे बनाने का फैसला, देहरादून से कई शहरों के लिए हवाई सेवाएं। दावा है कि देवभूमि के मुख्यमंत्री ने 3 वर्षों में जो 68 से ज्यादा निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य को काफी फायदा हुआ। बड़े फैसलों की बात छोड़ भी दें तो अन्य जो फैसले किए हैं, उनमें इन्वेस्टर समिट से नए उभरते उत्तराखंड की रखी नींव, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आई खेल नीति, सीएम हेल्पलाइन से समस्याओं का समाधान, युवाओं को पारदर्शी रोजगार,
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, मानसखंड और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर पर काम, नई फिल्म नीति का निर्माण, सोलर प्लांट से युवाओं को स्वरोजगार, आधारभूत ढांचे को किया मजबूत, फसलों के दाम में भी की वृद्धि, नहर से मुक्त सिंचाई योजना, पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया, किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण, देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण, सीएम अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन, हाउस ऑफ हिमालयास की शुरुआत, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम। पुष्कर सिंह धामी कार्यकाल के 3 वर्षों में किए गए निर्णय को लेकर एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री और पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पहले से ही सवाल उठा रहा था और अब जब सीएम के कार्यकाल को 3 वर्ष हो गए हैं तब भी सवाल उठा रहा है। 3 साल सरकार के धामी सरकार के भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है। मार्च में 2 साल पूरे हुए, अब फिर 3 साल पूरे हो गए। अरे भैया 3 साल पिछले कार्यकाल के अगर आप गिन रहे हैं तो पहले तो आप ये बताइए कि इन 3 वर्षों में आपने सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस राज्य का है कितना रोजगार दिया, कितने प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को काम आपने दिया। आपकी सरकार देश में भी ढिंडोरा पीटती है और राज्य में भी आप ढिंडोरा पीटते हो, तो सबसे पहला सवाल तो बेरोजगार नौजवानों की तरफ से हमारा है कि आपने कितना रोजगार दिया। दूसरा, भर्ती घोटाला जो हुआ, इतना बड़ा भर्ती घोटाला, उस भर्ती घोटाले के बाद जो राज्य में रोजगार की स्थिति है, वो रोजगार की स्थिति है कि हम अपने राज्य के बनने से लेकर अब तक हम देश की आज़ादी से बात नहीं कर रहे हैं। जब से उत्तराखंड राज्य बना 2009 नवंबर से और अब तक इन 24 वर्षों में इस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में, क्लाइमेक्स में बेरोजगारी है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? विपक्ष के आरोपों के बीच पार्टी के नेताओं का मानना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 30% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख का बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत 80,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण दिया गया। 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने को 55 लाख से अधिक लोगों के 9.11 लाख मरीजों का फ्री उपचार किया गया। इस पर 1.72 करोड़ का बजट खर्च किया गया। राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा दी गई। राज्य के अंदर रोजगार के क्षेत्र में आपने अब तक कितने लोगों को अलग अलग विभागों में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इन समस्त विभागों को मिलाकर के राज्य की सरकार ने अब तक बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया है, एक तो इसका आंकड़ा मांगना चाहते हैं। दूसरा, राज्य के अंदर लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। अब आप 3 साल का जश्न कैसे मना रहे हैं? आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो और चाहे अभी हरिद्वार में जो इतना बड़ा जघन्य अपराध आपके पार्टी के एक पदाधिकारी ने किया, जो आयोग का भी सदस्य था पिछड़े वर्ग का, ये अपराध लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं। तो आप कैसे जश्न मना रहे हैं? अभी 4 धाम यात्रा में अभी 2 महीना हुआ है, 10 मई को यात्रा शुरू हुई थी और 10 जुलाई को इसको पूरे 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर 200 से ज़्यादा मौतें 4 धाम यात्रा में हो गई। तो आप किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताना चाहते हैं, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा कर लीजिए हमसे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का दावा किया था, जिसे पार्टी पूरा करने के करीब है। कहा जा रहा है कि इसी वर्ष प्रदेश में यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां विधानसभा से यूसीसी को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब कानून को धरातल पर उतारने की तैयारी है। यूसीसी कानून की वजह से प्रदेश की देश भर में चर्चा हुई और सीएम की तारीफ हुई। सरकार उपलब्धियां गिनाती रही और विपक्ष सवाल उठाता रहा और इन सब के बीच इस बात से कोई पार्टी इनकार नहीं कर सकती कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसे जल्द पूरा करने की जरूरत है। और इस बार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ के लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने उपचुनाव के लिए समय निकाल लिया है। 5 जुलाई को मंगलोर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुनावी जनसभा करेंगी।
उपचुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा उत्तराखंड नहीं आई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात ने कहा है कि वर्चुअली बैठकों के माध्यम से ही कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उपचुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश देती रही हैं। 5 जुलाई को मंगलौर में पार्टी प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगी। साथ ही उपचुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक कर फीडबैक लेंगे। शैलजा जी अभी एक ऐतिहासिक चुनाव जीत के आई हैं और एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण वो आएंगी। वो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा, रचनात्मक, सकारात्मक और ऊर्जा से पूर्ण उनका दौरा रहेगा। मसूरी में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने नगर पालिका सभागार में बाल श्रम की रोकथाम और बचाव के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के प्रतिनिधि समेत कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बाल श्रमिकों से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बाल श्रम रोकने और बच्चों को सही राह दिखाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। देखिए, एक तो वहाँ पर खाली कमरे थे और आपसी स्कूलों का कुछ मुद्दा था कि ये इस विद्यालय का है या उस विद्यालय का है। हमने उन्हें कहा है कि जिस भी विद्यालय का हो, जो स्टोर नुमा कमरे हैं और जो टूटा हुआ फर्नीचर है उसको डिस्पोज ऑफ करके उन कमरों को खाली करें और बच्चों को वहाँ बैठने की व्यवस्था करें। हम शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि वो सभी स्कूल्स को, जो एक ही कैंपस में अगर 2 या 3 स्कूल चल रहे हैं, तो उनको वो मर्ज करें और व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करें, क्योंकि 2 डिफरेंट किचन्स चल रहे थे एक कैंपस में और एक किचन को बिल्कुल कबाड़ से भरा गया था और पुराना फर्नीचर कुछ बाहर सड़ रहा था, कुछ ओपन में था, कुछ क्लोज्ड में था। तो उसे जो भी प्रक्रिया है कंडम करें या उसको रिपेयर करें। साथ ही में बच्चों में मैंने देखा सभी बच्चों के चेहरों पे वो सफ़ेद दाग थे, तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट का कैंप कराने के लिए हमने कहा है। और उनमें मैं एज चिकित्सक के रूप में जानती हूँ कि उसका कारण जब चेहरों की सफाई नहीं की जाती है तो वो भी एक। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में जिला योजना की कार्य समिति का आयोजन जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिले के सभी 34 विभागों का परिव्यय तय किया गया और जिला योजना में जिले के विकास कार्यों के लिए 71 करोड़ 78 लाख की धनराशि का परिव्यय तय किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने सभी जिला योजना समिति के सदस्यों से जिले की योजना के बारे में चर्चा की और समिति के सदस्यों के दिए गए सुझावों पर अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चौहान ने कहा है कि जिला योजना में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ हमारे जिले की जिला योजना कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें 34 विभागों का परिव्यय तय किया गया और पूरे जिले का 71 करोड़ 78 लाख रुपये का परिव्यय आज यहाँ पारित किया गया। और विभागों से जितने भी यहाँ पर हमारे अधिकारी सभी थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, सारे डीवीसी के मेंबर थे, प्रमुख सभा थे, तो सबने अपने अपने प्रस्ताव रखे यहाँ पर। और ये अधिकारियों को ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर मीटिंग में तय किया गया कि पहले योजना से आज सब प्रस्ताव यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की ओर से आए, लेकिन प्रस्ताव आने के बाद जो उसकी DPR बने, एस्टिमेट बने, वो कार्यस्थल पर जाकर बने, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि अभी 2022-23 की योजना भी अधूरी है। जो भी बजट है तो 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए और योजना का भौतिक सत्यापन होना चाहिए, जिससे लोगों को उसको सुनाए, क्योंकि जिला योजनाएं छोटी छोटी योजना होते हैं, उससे आवश्यक भी है। जहाँ पर तत्काल जरूरत होती है किसी पैसे की, पेयजल की, सड़क की, मरम्मत की, अन्य चीज़ों में नहीं विभाग, वो तत्काल जिला योजना के पैसे से उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए आज की जो बैठक हुई बड़ी संपन्न हुई, सारे अधिकारी लोग विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और आज की बैठक का जो था
उससे हमने सबने ये कहा कि जो योजना जनप्रतिनिधि ने सड़क का कार्य। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कई ग्रामीण ऐसे हैं जहां आए दिन जंगली जानवरों का आतंक उन्हें सताता रहता है। वहीं डोईवाला के दूसरे क्षेत्र में हाथियों ने देर रात किसानों के 40 से 50 बीघा गन्ने की फसल को तहस नहस कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि हाथियों के क्षेत्र में आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा दीवार और फेंसिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि जगह जगह से ऐसे में क्षतिग्रस्त भी हो गया है, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को अवगत कराया है, लेकिन वन विभाग जानवरों को जंगलों में रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। दिक्कत हमें ये है कि यहाँ ना तो कोई रोके जंगलात वालों की, दीवार टूटी हुई है, ना फेंसिंग लाइन है, और ये इधर इन्हें सुरक्षा के लिए इन्हें जो फॉरेस्ट वाले ने आदमी छोड़ रखे हैं, वो नहीं आते यहाँ टाइम पे रात को। यहाँ टावर ही बना हुआ है, कमरा बना हुआ, उनके लिए नहीं आते, ना कोई देखभाल है। और एक हफ्ते से लगातार हाथी आ रहे हैं। कल ज़्यादा टीम में हाथी आए यहाँ पर, और 12 बीघे तो मेरा गन्ना ख़त्म कर दिया। कुछ आसपास देखा होगा आपने, इनका गन्ना ख़त्म करा, और आसपास लगभग 40-50 बीघा गन्ना ख़त्म कर दिया। और रात हाथी ने एक रखवाले को, इसकी ये खड़ा है सामने, इस पर हमला किया। ये अगर ना भागता था ये इसे जान से मारते। इसकी अगर ये मार दे, इसकी कौन भरपाई करता, जान मार किसी कौन बच्चों को। हमारी प्रशासन से हमें नुकसान का मुआवजा दिया जाए, पूरा मुआवजा दिया जाए, और ये फॉरेस्ट की जो है बाउंड्री लाइन इसको रिपेयर करा जाए और हाथी की रोक करी जाए। 11 बजे की बात है और लगभग 40-50 बीघे गन्ना है जो पूरा ख़त्म हो गया है, और नुकसान लगभग 1 दर्जन हाथी कम से कम आए हुए हैं। बच्चे भी थे उनके साथ, छोटे बच्चे भी थे और बड़े तो 1 दर्जन से ऊपर ही थे। तो इन्होंने जो है सारे गन्ने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। मैं यहाँ, मेरी एक छोटी झोंपड़ी है, रात को रखवाली के लिए मैं डेली आता था उसमें। मैं डेली सुनता था गन्ने खाने की आवाज़, तो अकेला होने की वजह से मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं पार जाऊँगा। 2-4 बंदे और साथ में हो तो हम पार जाने की हिम्मत करते हैं, मगर अकेला होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। जब मैंने देखा कि मेरे ऊपर खुद अटैक होने वाला था, तो मुझे वो झोंपड़ी छोड़ के भागना पड़ा। तो झोंपड़ी के हाल आपने देखे होंगे मेरे, कि मेरे रजाई गद्दे तक फाड़ के फेंक दिए उन्होंने, झोंपड़ी सब तोड़ दी और मेरे गन्ने को इतना नुकसान पहुंचाया। अगर मैं घर वहां से छोड़ के नहीं भागता तो मेरे भी बचना मुश्किल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।